वेलकम वंस अगेन क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रीडेशन एंड कंपटीशन, जो लास्ट तो हमारे रह गए थे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रीडेशन क्या होता है। तो देखिए, प्रीडेशन ऐसा रिलेशनशिप जिसमें प्रीडेटर जो है वो प्रे को खाएगा, ठीक है। यानी कि बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई शिकारी जो है जो किसी का शिकार करेगा, दैट इज़ नोन एज प्रीडेशन। जो शिकारी है उसको हम प्रीडेटर बोलेंगे। जो शिकार करेगा, खाएगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किल करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, दैट इज़ नोन एज प्रीडेटर। और जो खाया जाएगा, जो शिकार होगा या किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रे। तो ये जस्ट फूड चेन जैसे मैकेनिज्म होता है। जैसे फूड चेन में ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। जैसे ग्रास को हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस एनिमल खाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो प्रे आगे, और जो हर्बीवोरस एनिमल जो उसको खा रहे हैं वो क्या आगे, प्रीडेटर आगे। सो दीज आर सम एग्जांपल। अब जो कार्निवोरस जब हर्बीवोरस एनिमल को खाएगा, तब कार्निवोरस जो है वो प्रीडेटर बन जाएगा और हर्बीवोरस जो है वो प्रे बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल जो है इस तरह से चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए, प्रे जो प्रे करता है, ठीक है, प्रे मतलब मुझे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रे जो मुझे छोड़ दो। जो शिकार होता है दैट इज़ प्रे, और जो शिकार करता है दैट इज़ प्रीडेटर। सो ये प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन जो है, इसी को हम जो है प्रीडेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है हम कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है कम ताकतवर को इस तरह से अटैक करता है, उसको किल करता है, खाता है उसको। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रीडेशन। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है, इट इज़ ए काइंड ऑफ डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप जस्ट लाइक ए फूड चेन। जैसे ये इसको खाएगा, ठीक है, बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ एनिमल इन विच लार्जर स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे प्रीडेटर बोलेंगे। इस वर्ड को आप याद रखेंगे प्रीडेशन के केस में, जो कि अटैक करेगा, किल करेगा और फीड करेगा स्मॉलर स्पीसीज के ऊपर, जिसको हमने क्या बोला, प्रे। जो हमारी स्मॉलर स्पीसीज है वो है प्रे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे लॉइन जो है वो डियर को खाता है, और डियर जो है वो आगे ग्रास को खाएगा या प्लांट को खाएगा, ठीक है। तो लॉइन क्या हो गया इस कंडीशन में, प्रीडेटर हो गया, और डियर क्या हो गया, हमारा प्रे हो गया। अब जब डियर जो है जब ग्रास को खाएगा, तो डियर जो है हमारा वो प्रीडेटर बन जाएगा, और ये जो ग्रास है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रे। इस तरह से सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहेगी। यस, प्लांट्स भी वो भी जब हर्बीवोरस एनिमल जो है वो फीड करते हैं प्लांट के ऊपर, वो भी प्रीडेशन है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, भाग नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। आगे थोड़ी देर में हम देखते हैं इसको। देखिए आगे जो है एग्जाम्पल भी हम लिख लेंगे, इसमें डेफिनेशन भी लिख लेंगे वो भी, लेकिन इसमें जो है सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना ज़रूरी है, एंड व्हाट आर बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड्स वो इसमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए सिग्निफिकेंस, दे चेक द प्रे पॉपुलेशन। एक तो वो प्रे पॉपुलेशन को, जो प्रीडेशन है या प्रीडेटर जो है वो प्रे पॉपुलेशन को चेक करते हैं। जैसे कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, कुछ नंबर ऑफ उसमें प्रीडेटर्स रहते हैं, कुछ नंबर ऑफ उसमें प्रे रहते हैं। तो अगर ये फूड चेन जो है लिंकेज बनी रहती है, तो उसमें प्रे की पॉपुलेशन जो है वो चेक होती रहती है। अगर मान लो उस पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रीडेटर नहीं होंगे, खाने वाले एनिमल्स नहीं होंगे, तो जो प्रे की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। मानो डियर की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, तो वो सारा ग्रासलैंड क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। गॉड्स की पॉपुलेशन बढ़ती रही, उनको खाने वाला कोई नहीं है, तो वो सारा ग्रासलैंड सिस्टम जो है वो उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये चेक करते रहते हैं। अगर मान लो प्रीडेटर जो उसकी पॉपुलेशन, हाँ, अगर प्रे की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, तो प्रीडेटर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और फिर उनको वहाँ से माइग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ये बैलेंस बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ फूड चेन सिस्टम, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब, जैसे एक चीज़ फूड चेन जो होता है, जैसे ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फूड वेब होता है, अगर उसके पास एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरी ऑप्शन पे वो स्विच कर सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है, एक चेक रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये प्रीडेशन की हेल्प से होता है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड। इसको समझना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसको दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और इसका बेसिक मीनिंग देखो, सिंपल सा मीनिंग है, व्हाट वी डू जब किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हम इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट में, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और वो हमें हार्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे रोडेंट्स, उनकी चूहे जो हैं, रैट्स, उनकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, रोडेंटिसाइड छिड़कते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और
जैसे मच्छर जो है, मॉस्किटो दैट आर आल्सो ऑर्गेनिज्म, हमें परेशान करते हैं वो, अब उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करते हैं, हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन अब डीडीटी जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, क्यों जो है वो इफेक्टिव नहीं है इतनी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जेनेटिकली जो है वो अडेप्ट कर लिया है। तो हम जो है इन इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड जो भी हैं, जिनका भी आप यूज़ कर रहे हैं, दे आर हार्मफुल, वी नो दे आर हार्मफुल। ठीक है, वो हमारी फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, हमें नुकसान कर सकते हैं, हमें बीमारियां काउज कर सकते हैं। जब ये भी केमिकल्स जो हैं बारिश होगी तो बह के जो है वो पानी में जाएंगे, वाटर पोल्यूशन काउज करेंगे। ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करोगे तो वो सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन भी काउज करेंगे। ठीक है, आपकी ज़मीन को बंजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए एक सबसे अच्छा मेथड है दैट आर बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है, जो इसका जो भी ऑर्गेनिज्म आपको परेशान कर रहा है, हम नेचुरल तरीके से उसको किल करते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। जैसे मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मॉस्किटो को जो लार्वा है, मॉस्किटो का लार्वा स्टेज के ऊपर उसको गैम्बूसिया फिश जो है वो ईट कर लेती है। तो हम डीडीटी छिड़कने के बजाय हम जो है गैम्बूसिया, हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कौन सी चीज़ खाती है। अगर कंट्रोल, जैसे चूहे आपके खेत में ज़्यादा हो गए, ये भी एग्जांपल दिया, तो आप किसका इंट्रोड्यूस करोगे, आप रोडेंटिसाइड ना छिड़क के आप स्नेक्स को इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, ताकि कुछ ही टाइम में स्नेक्स जो है वो चूहों को खा लेंगे, तो कुछ ही टाइम में उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पे कंट्रोल वर्ड का यूज़ करते हैं। कंट्रोल मतलब हम इरेडिकेट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं कि पूरी तरह से ख़त्म करना है। कोई मतलब ह्यूमन बींग्स को कोई पॉपुलेशन परेशान कर रही है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से हम पूरे चूहों को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं, तो फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, जस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन अगर वो ज़्यादा हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, जो कैरिंग कैपेसिटी है नेचर की, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हम हमेशा कंट्रोल वर्ड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, हम एरेडिकेट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो है वो प्रतिद्वंदी जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो उसको खाने वाला होगा। हम केमिकल से बच जाएंगे। ठीक है, इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, केमिकल ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, केमिकल से बच जाएंगे। और दूसरा हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर ये चीज़ हमें परेशान कर रही है या इस चीज़ से हमें बीमारियाँ जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को लग रही है, तो उसको कौन सी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसको ईट करता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैक्टस की पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वो बढ़ गई थी कब, सन 1920, थोड़ी पुराना एग्जाम्पल है। ठीक है, पर हम समझने के लिए लेंगे इसको। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, कैक्टस की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने या तो सॉल्यूशन था कैक्टस को काटते चलो, ठीक है, या तो फिर वहाँ पे कुछ केमिकल का यूज़ करो। लेकिन केमिकल का जब आप यूज़ करेंगे तब आप और प्लांट्स को भी तो नुकसान है। ठीक है, जब आप केमिकल्स का यूज़ करेंगे तब वो आपकी फूड चेन में भी एंटर कर, जैसे आपने अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस किए तो आपकी फूड चेन, क्योंकि आपको चीज़ खानी है तो आपकी फूड चेन में एंटर करेगी और आपको केमिकल से नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, सॉइल को नुकसान है, वाटर को नुकसान है, हमारा कैक्टस नहीं खाना, लेकिन सॉइल को तो वहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, वो केमिकल जो है वो वाटर में तो एंटर करेंगे। तो इस तरह से देखो क्या करना है, क्या किया उन्होंने, एक मोथ का इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जो इसका प्रीडेटर था, प्रीडेटर प्रे था यहाँ पे कैक्टस और प्रीडेटर था यहाँ पे मोथ। तो इसका इंट्रोड्यूस किया, थोड़े दिनों में जो पॉपुलेशन है वो अपने आप ही कंट्रोल हो गई। ये सारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लिखा है, गैम्बूसिया फिश का। गैम्बूसिया फिश को हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, जब मॉस्किटो की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। फिश पानी में जाएगी। ठीक है, पानी में क्या होता है, मॉस्किटो का लार्वा होता है, उसको लार्वल स्टेज पे उसको वहाँ पे ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, काफ़ी हद तक, क्योंकि आपने उसको लार्वल स्टेज पे ही ख़त्म कर दिया ना, तो आगे मॉस्किटो जो है वो आगे पहुँचेगी नहीं उस स्टेज पे। तो गैम्बूसिया फिश को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं DDT छिड़कने के उसके ना बजाय। हम ये जो है आसान सा मेथड, इजी सा मेथड जो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंट्रोल करते हैं। बायो मतलब लिविंग, तो भी हमने उसको बोला बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड। अब आगे देखिए, कुछ अडेप्टेशंस की हैं प्लांट्स ने बचने के लिए। या तो वो स्पाइंस को जो है वो उनको क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। जैसे स्पाइंस जो हैं वो होते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर, किसके लिए होते हैं, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। एक ये भी जो है अडेप्टेशन है कि वो
ट्रांसपिरेशन तो को कम तो करते हैं, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल है फिर वो जो स्पाइन लगे होते हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं, उनको वो नहीं खाते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए इस तरह के अडेप्टेशन भी करते हैं। तो टू जो है वो यूज़फुल जो है वो चीज़ें हैं स्पाइंस की, एक तो उनको हर्बीवोरस एनिमल नहीं खाएंगे और दूसरा ट्रांसपिरेशन जो है उनकी बॉडी में कम करने के लिए, ठीक है। और देखिए टोबैको, ओपियम, निकोटीन, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट अपने सिक्रीट करता है, एज ए बेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको सिक्रीट करता है, ताकि ये केमिकल्स होते हैं कुछ, ताकि उनको और जो हैं हर्बीवोरस एनिमल ना खाएं, लेकिन हम इनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाकी एनिमल जो है उनके ऊपर फीड नहीं करते हैं। ओपियम ड्रग, निकोटीन ड्रग हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब चिनकोना जो है, क्यूनिन, देखो ये चीज़ याद रखने वाली है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, गैम्बूस या फिश को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे चिनकोना प्लांट्स से जो है वो प्लांट, दिस इज़ अ नेम ऑफ प्लांट चिनकोना, वहाँ से क्यूनिन जो है वो मेडिसिन हमें मिलता है, वो मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है वो उसको लार्वल स्टेज पे ही रोक दिया, लेकिन अगर वो इवन इफ इट काउज मलेरिया देन वी कैन यूज़ क्यूनिन ड्रग, ठीक है, दवाई है, उसका यूज़ हम करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमें कहाँ से मिलती है ये भी क्वेश्चन आता है, तो हमें चिनकोना प्लांट से जो है वो मिलती है। एक्चुअली दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द दैट प्लांट, ठीक है, जो बाकी एनिमल से बचने के लिए करता है। हम ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम मलेरियल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये देखो दूसरा जो है, अगर एनिमल्स जो है वो अडेप्टेशन करता है, लाइक वो कॉमोफ्लेग और मिमिक्री जो है इस तरह की अडेप्टेशन करता है। कॉमोफ्लेग होता है, देखिए मिक्स एंड ब्लेंड, जब भी हम किसी कोई भी चीज़ जो है वो किसी चीज़ में मिक्स एंड ब्लेंड हो जाती है तो हम उसको कॉमोफ्लेग बोलते हैं। और मिमिक्री हम उसको बोलते हैं जो नकल करना, जैसे आप किसी की भी मिमिक्री करते हो, नकल करना, उसी को हम बोलते हैं। इसको यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, देखिए कॉमोफ्लेग मतलब मिक्स एंड ब्लेंड, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो इस तरह से मिक्स एंड ब्लेंड हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द प्रे प्रेडेटर ही पढ़ रहे हैं, प्रेडेशन ही पढ़ रहे हैं। आगे इसमें हमें मिमिक्री ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा इसी के साथ। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मेथड जो है कुछ प्रेडेटर और प्रे जो है वो अपने लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनका सर्वाइवल जो रेट है वो ज़्यादा हो सके। कैसे, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो आर्मी वाले होते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म होती है फॉरेस्ट ग्रीन कलर की, तो वो फॉरेस्ट में जब भी जाते हैं तो ज़्यादातर उसका यूज़ करते हैं फॉरेस्ट ग्रीन कलर का, क्योंकि वो पत्तों में इस तरह से छुप जाएं ताकि उनकी वो पता ना चल पाए। तो इसी तरह से बाकी एनिमल्स करते हैं, ठीक है, ताकि पता ना चले उनके बीच में। अगर कोई और कलर होगा तो आसानी से पहचाना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एनिमल्स करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मिमिक्री क्या होती है, ये मतलब नकल करना, फिनोमिनन, इट इज़ द फिनोमिनन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अपनी फॉर्म में, अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और बिहेवियर भी अपना चेंज कर सकते हैं, और किसकी तरह लगते हैं, एंड लुक लाइक्स अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लगते हैं। एग्जाम्पल आप पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और ईजी रहेगी, ठीक है। और वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लगते हैं या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह भी लग सकते हैं कि अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, और टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैप्चरिंग द प्रे, ठीक है, कि और प्रे जो है पकड़ में ना आए, प्रेडेटर से बचने के लिए ये वो यूज़ करते हैं। और प्रे को पकड़ने के लिए भी प्रेडेटर्स भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से द इंडिविजुअल विच शो मिमिक्री, जो मिमिक्री शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिमिक। जो मिमिक्री करेगा ऑर्गेनिज्म उसको हम मिमिक बोलेंगे, और जिसकी वो मिमिक्री करेगा उसको हम मॉडल बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी लीफ की कर रहा है तो लीफ इज़ ए मॉडल एंड इंसेक्ट इज़ ए मिमिक, ठीक है। और जैसे किसी और चीज़ की कर रहा है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहा है, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की कर रहा है, तो दैट इज़ मॉडल, और जो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मिमिक हो जाएगा, ठीक है। और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट विद विच ए मिमिक रिसेम्बल्स इज कॉल्ड मॉडल। सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हेनरी बैट्स ने 1862 में ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए इसको बैट्सियन मिमिक्री भी बोलते हैं, ठीक है। बैट्सियन मिमिक्री और मिमिक्री इस नाम से आ सकता है, नाम भी इजी याद रखना, हेनरी बैट्स, ठीक है। 1862 में इन्होंने दिया था, मिमिक्री का कंसेप्ट दिया था। नाउ मिमिक्री जो है वो 3 तरह की है, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव और फेजिंग मिमिक्री, डेथ मिमिक्री और कॉन्शियस मिमिक्री, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव और फेजिंग
और डेथ या कॉन्शियस, इस तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कौन सी है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री। आगे दो तरह की है, ठीक है, ये है कंसीलिंग और वार्निंग। और ये जो है प्रे करता है, ये प्रे के द्वारा जो है वो अडेप्ट की जाती है, ठीक है, जो उसको खाने वाला, मतलब जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, जिसका शिकार हो रहा है, दैट इज़ प्रे, उसके द्वारा अडेप्ट की जाती है, ठीक है, कंसीलिंग और वार्निंग तरह की। अब कंसीलिंग में क्या करता है, कंसीलिंग में कोई भी इंसेक्ट जो है वो स्टिक इंसेक्ट या लीफ इंसेक्ट का इसमें एग्जांपल है। स्टिक इंसेक्ट क्या है, एक स्टिक की तरह लगता है, एक सूखे पत्ते पे वो फैल जाएगा, ठीक है, सूखे पत्ते के पे वो आ जाएगा और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जो है वो पत्ता है कि वो इंसेक्ट है, ठीक है। अगर हमें जो है वो मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना, तो उसको जो खाने वाला है प्रेडेटर, उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है उसको डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फिर उसको किल करना, उसको पकड़ना, ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो उसकी तरह मिक्स एंड ब्लेंड यहाँ पे पूरा मिमिक्री करता है ना, उसकी पूरा कॉमोफ्लेज मिक्स एंड ब्लेंड हो जाता है उसके साथ। तो यहाँ पे वो ब्राउन कलर का होगा, इंसेक्ट भी उसी कलर का होगा, आपका सूखा पत्ता भी ब्राउन कलर का होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट स्टिक इंसेक्ट। दूसरा एग्जांपल है लीफ इंसेक्ट। इसमें जो इंसेक्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर के पत्ते के ऊपर बैठ जाता है, और तब भी आप उसको नहीं पता कर सकते कि ये पत्ता है। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे, टच करेंगे, मूवमेंट जब करेगा, तब हमें पता लगेगा। तो ये प्रेडेटर से बचने के लिए इस तरह से तरीके जो है वो अपनाता है। दूसरा है वार्निंग। वार्निंग मतलब इसमें वार्न करता है। ये जो है मिमिक्री वो अडेप्ट की जाती है वाइसराय बटरफ्लाई के द्वारा, ठीक है, वाइसराय बटरफ्लाई के द्वारा, जो खाने में टेस्टी होती है, प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करता है। अब वो किसकी तरह मिमिक करती है, वो मिमिक करती है मोनार्क बटरफ्लाई की तरह, मोनार्क बटरफ्लाई की तरह। और मोनार्क बटरफ्लाई कैसी होती है खाने में, वो होती है पॉइजनस। तो ये इसके लिए क्या हो गया, मॉडल। और यहाँ पे मिमिक कौन कर रहा है, मिमिक कर रहा है वाइसराय बटरफ्लाई, तो वो क्या हो गया, मिमिक, ठीक है, वो मिमिक हो गया। और जिसकी तरह वो मिमिक्री कर रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया दैट इज़ मॉडल हो गया। यहाँ पे मॉडल जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई है, जो कि पॉइजनस है, ठीक है। अब प्रेडेटर को वार्निंग मिल जाती है, अगर ये इसको खाएगा तो वो पॉइजनस है, उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए इसका नाम वार्निंग मिमिक्री। अगली देखिए एग्रेसिव मिमिक्री। इसमें भी दो तरह की है, कंसीलिंग और दूसरा एल्यूरिंग। अब ये जो है वो प्रेडेटर के द्वारा अडेप्ट की जाती है, ठीक है, प्रेडेटर के द्वारा, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके प्रे को अपनी तरफ। यहाँ पे येलो इंसेक्ट जो है वो कॉमोफ्लेग हो जाता है ऑन मैरीगोल्ड फ्लावर। मैरीगोल्ड फ्लावर किस कलर का होता है, येलो कलर का, और इंसेक्ट का नाम येलो इंसेक्ट। वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, अब उसकी मिक्स एंड ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड आ गया कॉमोफ्लेग, ठीक है। जैसे अभी आपको आर्मी का एग्जांपल दिया, फॉरेस्ट ग्रीन कलर की, तो वो पत्तों में छिप जाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एक इंसेक्ट जो है ऐसे कलर, येलो कलर का मैरीगोल्ड फ्लावर है, उसके ऊपर येलो इंसेक्ट बैठ गया, तो वहाँ पे भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। और जैसे ही प्रे उसकी तरफ आएगा, वो तो फूल की तरफ आएगा, लेकिन एक्चुअली वो फूल नहीं होगा, वो क्या होगा, एक शिकारी जो है, प्रेडेटर जो है वो बैठा होगा उसकी तरफ अटैक करने के लिए। यहाँ पे देखिए एल्यूरिंग। यहाँ पे क्या करता है प्रेडेटर, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाता है कि जो चीज़ प्रे को अच्छी लगती है वैसा वो बन जाएगा। अब जैसे अफ्रीकन लिजर्ड है, उसका जो माउथ कॉर्नर है वो किसकी तरह रिसेंबल करता है, फ्लावर। अब यहाँ पे जो प्रे है वो विजिट करेगा फ्लावर की तरफ, फ्लावर, लेकिन एक्चुअल में फ्लावर नहीं होगा, क्या होगा, वो अफ्रीकन लिजर्ड का माउथ कॉर्नर, ठीक है, जहाँ पे उसकी डेथ होने वाली है। लास्ट में देखिए फेजिंग और डेथ। इसमें जो है वो प्रे क्या करता है, एक बिहेव करता है जिससे वो डेड ऑब्जेक्ट है, अपनी कॉन्शियस लॉस, इसलिए इसका नाम देखिए, नाम से ही क्लियर है, डेड ऑब्जेक्ट है, मोशनलेस हो जाता है बिल्कुल, ताकि इस प्रीडेटर जो है वो उसको ना खाए। यहाँ पे एग्जांपल है टेनेब्रिनॉइड विटल्स का, जो बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो डेड बॉडी है कोई। और तो इसीलिए इस मिमिक्री को हम बोलते हैं फेजिंग मिमिक्री और डेथ मिमिक्री, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कंपटीशन। आगे देखिए बच्चों, अब लास्ट है कंपटीशन। देखो कंपटीशन क्या होता है, जब भी हम किसी
चीज़ के लिए compete करते हैं, competition करते हैं, fight करते हैं, उसी को हम competition बोलते हैं। जैसे आप नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपनी सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हो, दैट इज़ कंपटीशन। तो कंपटीशन की यही डेफिनेशन है। लेकिन सबसे अच्छा मीनिंग जो है कंपटीशन का वो इस तरह से लिखा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब कोई भी दो डिफरेंट स्पीसीज़ या सेम स्पीसीज़ जो है वो एक ही चीज़ के लिए फ़ाइट करती हैं तो उसको हम कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन आप सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है कि इट कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस जो है एक स्पीसीज़ की वो चेक की जाती है इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज़। कि किसकी जो है वो फिटनेस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसकी फिटनेस मीन्स कि इंट्रिंसिक रेट जो है उसका, जिसको हमने आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। इसको पहले भी पढ़ा था हमने जब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक देखे थे उसके। इंट्रिंसिक रेट जो है वो किसी भी स्पीसीज़ की जो है वो कितनी है, हम इसको इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। देखो अब इसमें जो है कंपटीशन में दोनों स्पीसीज़ का नुकसान होता है, स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें एक एग्जांपल है, देखो एक जो है, अब इसमें टू डिफरेंट स्पीसीज़ जो हैं, जैसे एक फ्लेमिंगो है और दूसरी फिशेस है, ठीक है। फ्लेमिंगो जो होते हैं वर्ड होते हैं, वो साउथ अमेरिकन लेक्स के ऊपर आते हैं और वो एक ही स्पीसीज़ के लिए एक ही चीज़ को खाने के लिए फाइट करते हैं, दैट इज़ जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन जिनको बताया था इनके ऊपर फिशेस फीड करती हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टॉन जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड करते हैं इस तरह से। तो फ्लेमिंगोस और फिशेस के बीच में कंपटीशन होता है किसी एक चीज़ के लिए, दैट इज़ जू प्लैंक्टन। तो एक ही स्पीसीज़ हो सकती है जिसके बीच में फाइटिंग कंपटीशन चल रहा है, दो डिफरेंट स्पीसीज़ भी हो सकती हैं जिनके बीच में फाइटिंग चल रही है, और यहाँ पे दोनों को नुकसान होता है। अब दोनों को नुकसान कैसे होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्पीसीज़ ए को बेनिफिट होगा, जू प्लैंक्टन किसको खाने को मिलेगा, स्पीसीज़ ए को मिलेगा, स्पीसीज़ बी को मिलेगा, और स्ट्रगल तो दोनों ही कर रहे हैं, इसलिए और दोनों को जो है यहाँ पे कंपटीशन में नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और दो टर्म्स है, कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है और रिसोर्स पार्शनिंग जो है वो क्या होता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज जैसे होता है, जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटर है अच्छा खासा, जैसे हर बार आप क्लास में सेकंड आते हो और कोई फर्स्ट आता है। अब जो फर्स्ट आता है बच्चा वो थोड़ा बीमार हो गया तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं फर्स्ट आने के। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है जो कम जो है वीकर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो स्ट्रॉन्गर जो उसका कॉम्पिटिटर है उसकी एब्सेंस में अपनी जो एरिया है उसको ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है। अगर उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया जाए किसी कॉम्पिटिटर को, तो वो अपने जोग्राफिकल एरिया को, रेंज को, उसको फैलाने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखी है, स्पीसीज whose डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। पहले वो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में रहता था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज वहाँ पे रहती थी। अब इस फाउंड टू एक्सपैंड इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली कब, व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। जब आप उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से एक्सपेरिमेंटली, तो वो अपनी जो पॉपुलेशन है, रेंज है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे नाम से कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि कॉम्पिटिशन से अभी हमें कुछ टाइम के लिए राहत मिल गई है, रिलीज मिल गया है। आगे है देखो रिसोर्स पार्शनिंग क्या होता है। देखो रिसोर्स पार्शनिंग क्या होता है कि जो स्पीसीज हैं डिफरेंट, वो कंपटीशन ना करने के बजाय, जैसे जैसे इवोल्यूशन होती जाती है तो कंपटीशन ना करने के बजाय वो एक साथ रहना पसंद करती हैं। स्टार्टिंग में पढ़ाया था इकोलॉजिकल नीड के हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाया हैबिटेट क्या होता है। जो चीज़ जहाँ रहती है उसको वहाँ उसका हैबिटेट बोलते हैं। इकोलॉजिकल नीड के क्या होता है, किसी भी दो इसका किस स्पीसीज़ का वो सेम नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, एक जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब देखिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैक और ऑर्थर का यहाँ पे एग्जांपल है कि 5 जो हैं 5 स्पीसीज, ठीक है, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं किसकी, वार्बलर्स की, वो एक ही पेड़ पे रहती हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स वो एक ही पेड़ पे रहती हैं। उन्होंने जस्ट क्या किया है, साथ साथ रहती हैं अच्छे से, अवॉइड कंपटीशन नहीं है उनके बीच में, साथ साथ रहती हैं क्योंकि उनके फॉरएगिंग पैटर्न जो है, बिहेवियर में उन्होंने डिफरेंस कर लिए, चेंजेस उन्होंने कर लिए, फॉरएगिंग पैटर्न में उन्होंने डिफरेंस जो है वो
चेंज उन्होंने कर लिया। फॉरएगिंग पैटर्न क्या होता है कि अपना जो शिकार करने का टाइम है, खाने का टाइम है, उसको अलग करें, एक मॉर्निंग में, इवनिंग में, दिन में, रात में, इस तरह से उन्होंने अपना टाइमिंग जो है वो चेंज कर लिया, बिहेवियर पैटर्न। और वो जो है एक ही ट्री के ऊपर रहती हैं 5 species of warblers. This is observed by MacArthur. रिसोर्स पार्शनिंग की डेफिनेशन देखो, 2 स्पीसीज कम्पीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए भी, अगर वो कम्पीट कर रही हैं तो वो अवॉइड कंपटीशन अवॉइड कर सकती हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइम्स जो हैं वो फीडिंग के लिए चूज़ करें और फॉरएगिंग पैटर्न के लिए चूज़ करें, वो कंपटीशन जो है उसको अवॉइड करना पसंद करती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये था कंपटीशन। ठीक है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा, स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों को नुकसान होगा, इसलिए दोनों को नेगेटिव से हमने डिनोट किया है। अब लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा? देखो हमने इसमें पढ़ा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म पढ़ा, कंपटीशन पढ़ा। देखो म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ा कि दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दोनों साथ साथ रहती हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। इसमें हमने सिम्बायोसिस पढ़ा था जिसके 2 टाइप्स है, प्रोटोकॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। प्रोटोकॉपरेशन में दोनों एक दूसरे के बिना रह सकती हैं, अगर ऐसे तो दोस्ती अच्छी है, साथ साथ रहती हैं, लेकिन अगर रहना पड़े तो वो रह सकते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म में वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिग ट्री और बास्क का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो आपको देखने को लोकल देखने को मिल सकता है। और इसको आप इस एग्जाम्पल को आप फर्स्ट यूनिट में भी लिख सकते हैं अच्छे से, वहाँ पे है आपको हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस लिखना है। ठीक है, ये आपने +1 में भी पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे और आपको पढ़ना पड़ेगा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, और जो रिलेशन है बिटवीन द फिग ट्री एंड बास्क वो भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन में अभी देखा आपने दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। ठीक है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा जब कंपटीशन होगा। प्रीडेशन में एक दूसरे का शिकार करेगा, जो शिकार करेगा प्रीडेटर है, ऑब्वियसली उसको फ़ायदा होगा, वहाँ पे लिखा नहीं था। जो प्रीडेटर है ऑब्वियसली उसको खाने को चीज़ मिल जाएगी तो उसको फ़ायदा होगा, और प्रे जो है वो खाया जाएगा तो उसको नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, उसको क्या होगा, फ़ायदा हो रहा है, होस्ट की बॉडी में रह रहा है, बड़ी बॉडी की उसमें रह रहा है तो उसको नुकसान होगा। मैंने आपको तब भी बताया था, यूनिट 3 जब आप पढ़ेंगे, यूनिट 3 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, फर्स्ट चैप्टर है पैरासिटोलॉजी, थोड़ा सा पैरासाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन, एक पैरा लिखना छोटा सा, फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। कमेंसलिज्म में देखिए, कमेंसलिज्म और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे होस्ट को नुकसान हो रहा है पैरासिटिज्म में, कमेंसलिज्म में होस्ट ही बोलते हैं, लेकिन होस्ट को ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही तो नुकसान हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पायलट फिश, ठीक है, सक्कर फिश इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, और एपीफाइट्स इसके एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है, ये जो है वो दूसरे से फ़ायदा तो ले लेता है, लेकिन होस्ट को जो ना ही तो फ़ायदा होता है उसको ना ही तो नुकसान होता है। और एमेंसलिज्म में हमने पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था एंटीबायोसिस, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इन्वेड करते हैं, बीमारियाँ काउज करते हैं, वो एमेंसल है, उनको नुकसान होगा जब आप दवाई लोगे। और जो इन्वेटर कौन सा, उनकी चेन रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन को रोकने वाले जो एंटीबायोटिक्स आप लेंगे वो क्या आ गए इसमें, इन्वेटर। ओके, थैंक यू। इस क्लास में इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।